द नॉलेज नेक्सस के एक और शानदार नॉलेज सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम एक मजेदार क्विज के जरिए कुछ नया सीखेंगे और अपनी जानकारी को थोड़ा परखेंगे भी। बिल्कुल। और हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि ज्ञान की हर कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1998 में मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिलों के पुनर्गठन के लिए MS सिंहदेव समिति का गठन किया गया था? आपके विकल्प हैं A. सुंदरलाल पटवा, B. दिग्विजय सिंह, C. मोतीलाल वोरा या D. अर्जुन सिंह। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका सही जवाब है B. दिग्विजय सिंह। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1998 में जिलों की संख्या बढ़ाने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 समितियां बनी थी। 2 समितियां? हाँ, पहली थी BP दुबे समिति और दूसरी, जिसके बारे में आपने पूछा, सिंहदेव समिति। और इसी सिंहदेव समिति की सिफारिश पर ही 6 नए जिले बनाए गए थे। वाह! और ये भी जानना जरूरी होगा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बना था। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ी प्रशासनिक घटना थी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये भ्रष्टाचार पर लगाम कसने वाली संस्था से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके दायरे में कौन-कौन शामिल है? विकल्प है A. 1975 केवल कर्मचारी, B. 1981 मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री और लोक सेवक, C. 1985 केवल मंत्री या D. 1990 केवल नगर निगम अध्यक्ष। लोकायुक्त एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था। इसका सही उत्तर है B. 1981 मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री और लोक सेवक। 1981 और मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में है। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसके अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी आते हैं। वाकई, ये तो इसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। बिल्कुल। और आपको बताऊं, प्रदेश के पहले लोकायुक्त PV दीक्षित थे। PV दीक्षित, ठीक है। चलिए अब विधानसभा के इतिहास से जुड़ा एक सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहे? A. कुंजीलाल दुबे, B. ईश्वरदास रोहाणी, C. श्रीनिवास तिवारी या D. सीताशरण शर्मा। ये एक रिकॉर्ड है असल में, और सही जवाब है A. कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे जी, पंडित कुंजीलाल दुबे जी। वे 1956 से 1967 तक, यानी कि लगातार 3 विधानसभाओं के अध्यक्ष रहे हैं। 3 विधानसभाएं? हाँ, वे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे और उन्हें सम्मान से विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। विधि पुरुष? जी, मैन ऑफ लॉ, क्योंकि संस्कृतीय नियमों पर उनकी पकड़ बेजोड़ थी। समझ गए। अगला सवाल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? आपके विकल्प A. 1994, B. 2005, C. 2007 या D. 2010। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था और इसका सही उत्तर है C. 2007। 2007। जी। बिहार के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना था जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अच्छा, दूसरा राज्य। हाँ, और इसका प्रभाव बहुत गहरा हुआ। इसके बाद नगरीय निकायों में भी महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गईं। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर। बिल्कुल। इससे नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत बढ़िया। अब एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सवाल जो न्यायपालिका के शिखर तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के वे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे? विकल्प है A. JS वर्मा, B. RC लाहोटी, C. M. हिदायतुल्ला या D. AK पटनायक। 3 बड़ी भूमिका हैं। ये उपलब्धि हासिल की थी जस्टिस JS वर्मा ने। जस्टिस JS वर्मा। जी, जस्टिस JS वर्मा पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, फिर भारत के
27वें मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन उनका योगदान यही नहीं रुका। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस? एकदम सही। वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनी प्रसिद्ध विशाखा गाइडलाइंस और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। बहुत खूब। अब एक संवैधानिक सवाल। अगर मध्य प्रदेश में राज्यपाल अनुपस्थित हों तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ए, मुख्यमंत्री, बी, विधानसभा अध्यक्ष, सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या डी, मुख्य सचिव? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है और सही जवाब है सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जी। जब राज्यपाल का पद किसी भी कारण से खाली होता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है मध्य प्रदेश में? हाँ, हुआ है। जस्टिस पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। वही जो पहले लोकायुक्त भी थे? जी, वही। दिलचस्प है। अब प्रदेश के एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के बारे में। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ए, भोपाल 1956, बी, जबलपुर 1950, सी, ग्वालियर 1956, या डी, इंदौर 1960? ज्यादातर मुख्यालय भोपाल में, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है सी, ग्वालियर 1956। ग्वालियर? हाँ, राजस्व मंडल मध्य प्रदेश का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है, मतलब जमीन से जुड़े मामलों की सबसे बड़ी अदालत, और इसका मुख्यालय ग्वालियर में होने से उस शहर का प्रशासनिक महत्व भी काफी बढ़ जाता है। सही बात है। अब प्रशासन के शीर्ष अधिकारी से जुड़ा सवाल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे और उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प: ए, एच.एस. कामत मुख्यमंत्री द्वारा, बी, आर.पी. नरोन्हा राज्यपाल द्वारा, सी, निर्मल बुच राष्ट्रपति द्वारा, या डी, वी.के. चतुर्वेदी मुख्यमंत्री द्वारा? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। सही जवाब है ए, एच.एस. कामत मुख्यमंत्री द्वारा। एच.एस. कामत? जी। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, इसलिए उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। और एच.एस. कामत 1956 में प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने थे। चलिए एक और दिलचस्प राजनीतिक सफर का सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जो बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। ए, कुंजीलाल दुबे, बी, अर्जुन सिंह, सी, प्रकाश चंद्र सेठी, या डी, कैलाश जोशी? ये एक अनोखा राजनीतिक सफर है और यह रिकॉर्ड बी, अर्जुन सिंह के नाम है। अर्जुन सिंह? जी। अर्जुन सिंह 1967 में कुछ समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष रहे और बाद में वो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री? हाँ, वे केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन ये भी एक दुखद तथ्य है कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी उन्हीं के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुई थी। ओह हाँ, ये एक बहुत बड़ा अध्याय है। मध्य प्रदेश के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री होना अनिवार्य है, और दूसरा कथन, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। आपके विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही जवाब है सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अच्छा, इसको थोड़ा समझाइए, ये जनजातीय कल्याण मंत्री वाली बात क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होना मतलब अनिवार्य है। अच्छा, सिर्फ इन 4 राज्यों में? हाँ, क्योंकि इन राज्यों की जो जनजातीय आबादी है वो काफी ज्यादा है और उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सही बात है। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ, पहले इस लिस्ट में बिहार भी शामिल था। अरे, तो फिर क्या हुआ? लेकिन 94 में संशोधन जो 2006 में हुआ, उसके द्वारा बिहार को इस अनिवार्यता से हटा दिया गया। समझ गई। और दूसरा कथन तो बहुत सीधा है ना? हाँ, वो तो राज्य की कार्यपालिका का एक तरह से आधार है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। वो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ द गवर्नर, अपना पद धारण करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल न्यायपालिका से संबंधित है। जी। सवाल ये है,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आपके विकल्प हैं ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी मध्य प्रदेश के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति या डी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है सी भारत के राष्ट्रपति। कई लोग इसमें राज्यपाल सोचकर गलती कर सकते हैं। बिल्कुल, अक्सर ये भ्रम होता है। लोग सोचते हैं कि राज्य का मामला है तो शायद राज्यपाल ही नियुक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को कहाँ से मिलती है? ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 223 के तहत मिलती है। जब भी मतलब किसी भी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति उसी हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। मतलब हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में राज्य का सीधा दखल नहीं होता? नहीं, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो एमपीपीएससी से जुड़ा है। ओके। लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और दूसरा कथन अध्यक्ष को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी है। आपके विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और न ही 2। इसका भी सही जवाब सी 1 और 2 दोनों ही है। वाह, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और हटाएंगे राष्ट्रपति। ये सच में याद रखने वाली बात है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां नियुक्ति और हटाने की शक्तियां अलग-अलग अधिकारियों के पास हैं। एमपीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल करते हैं, ये बात सही है। लेकिन हटा नहीं सकते। बिल्कुल, उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है, वो भी अनुच्छेद 317 के तहत। और इसकी प्रक्रिया भी मुश्किल होगी। बहुत ज्यादा। दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच अनिवार्य होती है ताकि कोई राजनीतिक दबाव न हो। हाँ, अगर सदस्य खुद पद छोड़ना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं। बहुत खूब। अब अगला सवाल संवैधानिक संशोधनों पर है। जी, पूछिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मध्य प्रदेश में मंत्रियों की परिषद यानी मुख्यमंत्री सहित का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? आपके विकल्प है ए 42वां संशोधन, बी 91वां संशोधन, सी 86वां संशोधन या डी 73वां संशोधन। तो इसका सही जवाब है बी 91वां संशोधन। ये संशोधन क्यों लाया गया था? ये संशोधन 2003 में किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जंबो मंत्रिमंडलों पर रोक लगाना था। जंबो मंत्रिमंडल मतलब बहुत बड़ी कैबिनेट? हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे जिससे दल बदल भी होता था। तो इस संशोधन ने नियम बनाया कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मध्य प्रदेश के हिसाब से ये संख्या कितनी होगी? देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य हैं, तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 34 या 35 मंत्री हो सकते हैं। अच्छा। और हाँ, छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम 12 मंत्रियों का प्रावधान भी इसी संशोधन में है। बहुत खूब। अब हम अपने क्विज के आधे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगला सवाल ग्रामीण न्याय व्यवस्था पर है। ओके। सवाल है मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। दूसरा कथन, इनकी अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी करता है जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। आपके विकल्प वही हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और नहीं 2। तो इसका भी सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। मतलब मध्य प्रदेश इस मामले में भी आगे रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश इस मामले में हमेशा से अग्रणी रहा है। वैसे तो देश का पहला ग्राम न्यायालय 2001 में ही मध्य प्रदेश के नीमच जिले के झातला गांव में खुल गया था, लेकिन 2008 के केंद्रीय अधिनियम को लागू करने में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे था। और ये न्यायाधिकारी कौन होते हैं? इनकी अध्यक्षता न्यायाधिकारी करते हैं, जिन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का दर्जा मिलता है। ये दीवानी यानी सिविल और फौजदारी मतलब क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? इनका मुख्य सिद्धांत प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस पर काम करना है ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
रुकिए, क्विज तो जारी रहेगा, लेकिन एक छोटी सी बात। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक सेशन पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही और भी दिलचस्प तरीके से सीखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। हाँ बिल्कुल। अभी हमारे YouTube चैनल द नॉलेज नेक्सस पर जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। जरूर कीजिए। चलिए अब क्विज को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम पर है। पूछिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम यानी राइट टू सर्विस एक्ट मध्य प्रदेश द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बना? विकल्प है ए 2005, बी 2010, सी 2012 या डी 2014। इसका सही जवाब है बी 2010। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? ये एक क्रांतिकारी कदम था। इस अधिनियम के जरिए सरकारी सेवाओं को एक तय सीमा समय के भीतर देना मतलब कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया। अच्छा, मतलब अगर काम टाइम पे नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अरे वाह! और इस पहल की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि मध्य प्रदेश को इसके लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से लोक सेवा पुरस्कार भी मिला था। ये वाकई गर्व की बात है। अगला सवाल मध्य प्रदेश की विधायिका की संरचना के बारे में है। जी। सवाल है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है? ये एक दिलचस्प सवाल है। विकल्प है ए मध्य प्रदेश में एक कार्यात्मक विधान परिषद है, बी 7वें संशोधन में इसके लिए प्रावधान था लेकिन इसका गठन कभी नहीं किया गया, सी मप्रा विधानसभा ने हाल ही में इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, या डी संविधान द्वारा मप्रा में इसे रखने पर रोक है। इसका सही उत्तर है बी 7वें संशोधन में प्रावधान था लेकिन गठन कभी नहीं हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात है, प्रावधान है पर गठन नहीं हुआ। ये एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक स्थिति है। 1956 के 7वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 168 में मध्य प्रदेश का नाम उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां विधान परिषद हो सकती है। तो फिर बनी क्यों नहीं? क्योंकि इसके गठन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी होता है, जो आज तक कभी जारी नहीं हुई। अच्छा, तो प्रावधान होने के बावजूद मध्य प्रदेश में विधान परिषद कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। बिल्कुल। और वर्तमान में यहाँ की विधानसभा एक सदनीय यानी यूनिकैमरल है। क्या बात है, मतलब कानून में जगह है पर हकीकत में नहीं। चलिए अब एक राष्ट्रीय स्तर का सवाल लेते हैं। जरूर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं, उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया था। ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? आपके विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई या डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही जवाब है बी इंदिरा गांधी। ये कब हुआ था? ये ऐतिहासिक संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। अच्छा, 42वां संशोधन। हाँ, और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, और अखंडता, इंटेग्रिटी। इस संशोधन को तो कुछ और भी कहते हैं, है ना? जी, ये संशोधन इतना व्यापक था कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लघु संविधान, ये तो जानना ही चाहिए। अगला सवाल फिर से राज्य की शक्तियों पर है। ओके। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल यानी रिसेस के दौरान अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार देता है? बहुत जरूरी अनुच्छेद है ये। विकल्प है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 161 या डी अनुच्छेद 167। सही जवाब है बी अनुच्छेद 213। 123 और 213 में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, और इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। वो क्या है? देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है अनुच्छेद 123 के तहत। हाँ, बस अंकों को थोड़ा फेरबदल कर दें, 2 को पहले ले आएं तो 213 बन जाता है, जो राज्यपाल की शक्ति है। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत काम की है। एक अध्यादेश का प्रभाव और शक्ति वही होती है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है। क्या समय सीमा? सदन की बैठक दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित करवाना अनिवार्य होता है, वरना ये अपने आप समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छे। चलिए अब इस क्विज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी। सवाल है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना
1994 में हुई थी। राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तथ्यात्मक सवाल है। विकल्प हैं ए. एन.बी. लोहानी, बी. गोपाल शरण शुक्ल, सी. आदित्य विजय सिंह या डी. बसंत प्रताप सिंह। इसका सही जवाब है ए. एन.बी. लोहानी। इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश के पहले राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इस आयोग का जो मुख्य कार्य है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का निष्पक्ष संचालन करना है। इसका कोई ध्येय वाक्य भी है? हाँ, इसका ध्येय वाक्य भी बहुत प्रेरणादायक है। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। वाह। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार क्विज सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने न सिर्फ अपने ज्ञान को परखा होगा बल्कि बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। बिल्कुल, ज्ञान का असली मजा सवालों और उनके जवाबों की गहराई में उतरने में ही है। हर सवाल एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। अगर आपको ये क्विज खेलने में मजा आया तो इस मजे को आगे भी जारी रखिए। द नॉलेज नेक्सस की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहते हैं। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। द नॉलेज नेक्सस पर हमें आपका इंतजार रहेगा। तब तक सीखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।